तो आज का जो हमारा टॉपिक है, क्या टॉपिक है? सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, तो सिंधु नदी की बात करते हैं। तो इसके बारे में, इसके भौगोलिक विस्तार के बारे में जानने से पहले हम इसके थोड़ी इतिहास के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यह हमारे ऐतिहासिक दृष्टि या पौराणिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, जब हम इतिहास की शुरुआत कर रहे हैं, जब इतिहास हम पढ़ते हैं तो हम कहाँ से पढ़ रहे हैं? या तो हम पढ़ेंगे कब से? सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इसी नदी के आसपास विकसित हुई सभ्यता, और उस सभ्यता के बाद जो हम पढ़ते हैं वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति के फलस्वरूप उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो आर्य लोग हैं वो भारत में आए थे। तो आर्य लोग जिस क्षेत्र में सबसे पहले भारत आए थे वो यही क्षेत्र था। ठीक है, इसलिए ये नदियां उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण हुई, तो उन्होंने जो वेदों की रचना की, उन वेदों में इन नदियों के बारे में लिखना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। तो जो हमारे वेद लिखे गए हैं, 4 वेद हम पढ़ते हैं, कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन ऋग्वेद से लेके अथर्ववेद तक, ठीक है, अगर बात की जाए, अकेले ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है। कितनी नदियों का? 25 नदियों का उल्लेख है। और टोटल अगर चारों वेदों की बात की जाए तो टोटल चारों वेदों में कितनी नदियों का उल्लेख है? 31 नदियों का उल्लेख है, और 21 सूक्त इन नदियों के बारे में लिखे हैं। तो उनमें जो सबसे ज्यादा वर्णन जिस नदी का हुआ है वो नदी कौन सी है? सिंधु नदी। तो हम ये भी याद रख सकते हैं, इतिहास में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे ज्यादा वर्णित नदी ऋग्वेद में कौन सी है? आपकी सिंधु नदी है। ठीक है, तो ये हमने ऐतिहासिक दृष्टि से बात कर ली, क्योंकि ये सभ्यताएं यहीं पर ही विकसित हुई थी। और दूसरा, सिंधु नदी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसी से ही हमारे देश को एक नाम मिला है इंडिया, और इसी से एक नाम मिला है हिंदू। अब देखिए नाम कैसे पड़ा। जो हम पढ़ते हैं पर्सिया के बारे में, यानी कि वर्तमान में अगर हम ईरान के पास की बात करें या ईरान की बात करें, तो वो लोग क्या थे? वो लोग सा को हा बोलते थे। सा को क्या कहते थे? हा कहते थे। इसलिए सिंधु के नाम क्या लिया जाता था? हिंदू। यानी कि सिंधु के निकट रहने वाले लोग कौन हो गए? हिंदू। तो यानी कि हिंदू ये ईरानी या पर्सियन लोगों का दिया हुआ नाम है। इसके बाद जब यूनानी लोग यहाँ पे आए तो यहाँ पर जो सिंधु है इसको क्या कहा गया? इंडस कहा गया, क्योंकि पर्सियन से ही आगे आगे नाम जाता रहा, तो क्या नाम हो गया आपका? इंडस। और उसी इंडस से ही नाम आगे क्या पड़ा आपका? इंडिया। तो इसलिए ये नदी हमारे लिए क्या है? थोड़ी सी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब इसके भौगोलिक रूपरेखा पढ़ लेते हैं, भौगोलिक विस्तार पढ़ लेते हैं कि ये नदी का उद्गम कहाँ से होता है। ठीक है, तो अगर सिंधु नदी की बात की जाए तो सिंधु नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होगा आपका? तिब्बत से होगा। तो तिब्बत में जो आपका कैलाश माउंटेन रेंज है, उस माउंटेन रेंज में एक क्षेत्र या एक ग्लेशियर है आपका, कौन सा? बोकरचू ग्लेशियर। ठीक है, बोकरचू ग्लेशियर। या फिर अगर ये ना मिले तो फिर क्या होगा आपका? सानो क्याबाब या सिंगी खबान। सानो क्याबाब या सिंगी खमान ग्लेशियर से आपकी कौन सी नदी निकल रही है? सिंधु नदी, जो कि एक कैसी नदी है? पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी है। ठीक है, अब देखिए पूर्ववर्ती नदी क्या हो गई आपकी? हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में भी पढ़ चुके हैं। ऐसी नदियां जो हिमालय के निर्माण से पूर्व यहां बहती थी। तो हिमालय का निर्माण हुआ तो देखिए, जैसे हम गंगा या अन्य नदियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो भाई हिमालय का निर्माण हुआ तो जहां जहां उन्हें रास्ता मिला वहां वहां बहती रही, यानी कि पहाड़ों का अनुसरण करती रही। लेकिन सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सतलज नदी, ये सारी की सारी आपकी पूर्ववर्ती नदी है। इसका मतलब हिमालय के निर्माण से पूर्व यहाँ पे बहती थी, तो इन्होंने अपना रास्ता स्वयं बनाया, या जिस रास्ते में बहती थी उसी का क्या किया? इन्होंने अनुसरण किया। तो याद रखिएगा ये कैसी नदी है? आपके पूर्ववर्ती नदी है। इसके अलावा आपकी ट्रांस रिवर भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि आपका तिब्बत हो गया, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, हर जगह ये बह रही है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? हम ट्रांस रिवर भी कहेंगे। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं कहाँ पे? तिब्बत में। कौन सा? कैलाश माउंटेन रेंज, मानसरोवर झील वाला जो एरिया है वहां पर कौन सा? बोकरचू ग्लेशियर बोलेंगे या फिर सानो क्याबाब ग्लेशियर हो बोलेंगे। अब देखिए, जैसे हम गंगा के बारे में बात करते हैं या भगीरथी के बारे में बात करते हैं कि भैया कहाँ से निकलती है? गौमुख से निकलती है। नाम गौमुख क्यों है? क्योंकि गाय के समान उसका मुख है। वैसे ही सिंधु नदी के बारे में क्या बोला जाता है? जो ग्लेशियर है यहाँ पे जहां से निकलती है वो 12 मासी एक झरना है, मतलब 12 महीने बहने वाला झरना है वो।
और उसका जो मुंह है शेर का मुख है, और उसी शेर के मुख के नाम की वजह से इसका नाम क्या रखा गया है, सिंगी खबान या सानो क्याबाब। सिंगी खबान या सानो क्याबाब, मतलब कि तिब्बत में सिंधु नदी को, क्योंकि सिंधु तो तिब्बत में नहीं बोला जाता होगा, तिब्बत में क्या बोला जाता है, सिंगी खबान या माउथ ऑफ टाइगर या शेर का मुख इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये है आपका क्या, सिंधु नदी का उद्गम यहां से हो रहा है, तिब्बत से। अब यहां से ये नदी जब निकलेगी आपकी, तो आगे बढ़ते हुए दमचौक नामक स्थान से ये भारत में क्या करती है, एंट्री। यानी कि जो ये दमचौक वाला स्थान है, ये भारत में सिंधु का कौन सा एंट्री वाला पॉइंट है। भारत के ज्यादा इलाकों में नहीं बह रही है, आपने कारगिल का नाम सुना होगा, लेह का नाम सुना होगा, तो वहां आपकी सिंधु नदी बह रही है। इसका मतलब कौन सा शहर सिंधु नदी के किनारे है, तो आपको याद रखना है भैया, लेह या फिर कारगिल वाला रीजन क्या है, इस नदी के किनारे है। उसके बाद ये नदी आगे चलकर एक बहुत बड़ा गॉर्ज बनाएगी, यानी कि महाखड्ड का निर्माण करेगी। किसका निर्माण, महाखड्ड या गॉर्ज का निर्माण। तो गॉर्ज का निर्माण करने से पहले इसमें कुछ कुछ नदियां मिल जाती है, जैसे आपका रियो हिमानी से कौन सी नदी निकल रही है, आपकी श्योक नदी। और उस श्योक नदी की एक और सहायक नदी है, कौन सी, नुब्रा नदी। और नुब्रा नदी आपके किस क्षेत्र से निकलती है, सियाचिन। सियाचिन का आपने नाम सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे क्षेत्र रक्षण या डिफेंस की दृष्टि से। क्यों, क्योंकि अब हुआ क्या था यहाँ पे कि पाकिस्तानी सैनिक या पाकिस्तानी लोग यहाँ पे घुस आए थे। इस वजह से क्या हुआ कि भारतीय सेना को यहाँ पर युद्ध लड़ना पड़ा उनको इस क्षेत्र से हटाने के लिए। तो भारतीय सैनिकों या भारतीय सेना द्वारा उन पाकिस्तानी सैनिकों को मारने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था, वो ऑपरेशन था ऑपरेशन मेघदूत, जो 1984 में चलाया गया था। ठीक है, तो ऑपरेशन मेघदूत का संबंध कहां से है, सियाचिन ग्लेशियर से है। कब चला था, 1984 में चला था। इसी के साथ ही जब यहाँ पे लड़ाई हुई, इसके बाद सियाचिन विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित क्या बन गया, युद्ध क्षेत्र बन गया। यानी कि सबसे हाइट पर लड़े जाने वाला क्षेत्र कौन सा है, सियाचिन है। तो यहीं से कौन सी नदी निकल रही है आपकी, नुब्रा। तो कई बार आता है नुब्रा घाटी का, तो याद रहेगा आपको अभी किस रीजन में है ये आपके। ठीक है, अभी यहां से फिर आगे बढ़ेगी तो सिगर और गिलगित नदियां इसमें आके मिल जाती है। कौन कौन सी, सिगर और गिलगित। बस आपको नदी तंत्र पढ़ते हुए ये याद रखना कि नदी का मुख किस तरफ है, उसका दायां कौन सा होगा, उसका बायां कौन सा होगा। अब सिंधु नदी के बारे में हम ये बात कर रहे हैं, इस तरीके से यहाँ बह रही है, तो इसके ऊपर से जितनी भी नदियां मिल रही हैं वो इसके दाएं क्षेत्र से मिल रही हैं, और नीचे की तरफ से जो नदियां मिल रही है सारी की सारी बाएं की तरफ से मिल रही है। ठीक है, तो जैसे ही गिलगित नदी इसमें आके मिलती है, यानी कि गिलगित क्षेत्र में मिलती है, तो यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर एक पर्वत पड़ेगा, नंगा पर्वत। कौन सा पर्वत है आपका यहाँ पे, नंगा पर्वत। और यहीं पर ये क्या, एक घुमावदार मोड़ बना लेती है, यानी कि टॉ अक्षर का आकार बना लेती है। और जब भी नदी टॉ अक्षर का आकार बनाए, इसका मतलब किसका निर्माण कर रही है, गॉर्ज का निर्माण कर रही है। तो यहाँ पर जो गॉर्ज का निर्माण किया जाता है वो कौन सा गॉर्ज है, बुंजी गॉर्ज है। तो यह भी याद रखना है कि यहाँ पर अब हम वही बात कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर क्या होगा, नदी का विस्तार ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि क्षेत्र ज्यादा नहीं मिलता है, पहाड़ों को काट के बह रही है, तो क्षेत्र ज्यादा नहीं मिलेगा, तो जो फैलाव होगा वो कैसा होगा, चौड़ाई में होगा। तो यहाँ पर सिंधु नदी की जो गहराई आपको मिलेगी वो कैसी, 4700 से 5200 मीटर तक भी मिलेगी, जो भारत में सबसे अधिक या सबसे गहरा गॉर्ज आप कह सकते हैं। तो याद रहेगा बुंजी गॉर्ज कौन सी नदी बना रही है। ठीक है, उसके बाद चिल्लास नाम की जगह से सिंधु नदी भारत से क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। इसका मतलब दमचौक से लेके और चिल्लास तक ये भारत में बह रही है, भारत से ये यहां से क्या हो जा रही है, बाहर हो जा रही है। ठीक है, अब ये यहां पर आगे बहेगी, तो आगे बहती है तो इसमें एटक नाम की जगह में, एटक नहीं अटक नाम की जगह में, अटक नाम की जगह में इसमें कौन सी नदी मिल रही है, काबुल नदी। अब देखिए, जब जो आर्य लोग आए थे वो इसी क्षेत्र में बसे थे, जाहिर सी बात है कि इन नदियों का उल्लेख उन्होंने किसमें किया है, अपने वेदों में किया है।
दक्षिण की नदियों का उल्लेख नहीं है क्योंकि वो दूरस्थ क्षेत्र था उनके लिए। इन नदियों का उल्लेख है। आप काबुल की बात करें, ये सारी के सारी आपके पाकिस्तान से आने वाली नदियां हैं और अब ये नदी भी पाकिस्तान में ही बह रही है। कहाँ? चिल्लास के बाद। तो काबुल, कुर्रम, गोमल, क्या आप कुदर बोलो, झोब बोलो या तोची बोलो, ये सारी की सारी नदियां आपके किसकी? सिंधु की सहायक नदियां हैं, उसकी राइट ट्रिब्यूटरी है। तो जो आपका सुलेमान पर्वत पाकिस्तान में स्थित है, उसी सुलेमान पर्वत से आपकी कुर्रम और गोमल नदियां निकल रही है, उसके अलग अलग छोरों से। तो ये इससे ये भी याद रखा जा सकता है कि सुलेमान पर्वत श्रेणी आपके कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है। उसके बाद सिंधु नदी आपके कहाँ पहुंच जाती है? मीठन कोट में। और मीठन कोट में एक नदी आके मिलती है इससे, जिसको कहा जाता है पंचनद। यानी कि ये सबसे बड़ा तंत्र कह सकते हैं आपका सिंधु नदी का। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो अब इसको लेके चलते हैं। यानी कि सिंधु नदी के बाएं तरफ से मिलने वाली नदी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी कौन है? तो आपने सुना होगा, एक पंजाब नाम सुना होगा। पंजाब का मतलब आपने दोआब सुना होगा। दोआब का मतलब क्या होता है? दो नदियों के बीच का क्षेत्र। तो पंजाब का मतलब क्या हुआ? 5 नदियों के बीच का क्षेत्र। इसका मतलब यहां पर 5 नदियां बहुत इंपॉर्टेंट बहती। ठीक है। तो उन 5 नदियों में जो सबसे पहले आप देखिए, इनको क्रम से भी याद रखना, कई बार क्रम से लगाने के लिए भी आ जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किस नदी की? झेलम नदी की। अब झेलम नदी का उद्गम आपके कहां से? शेषनाग झील, यानी कि जम्मू कश्मीर वाला जो रीजन है वहां पर कहां से? शेषनाग झील से। पूछ लेता है शेषनाग, अनंतनाग, ये कहां से निकल रही है? ठीक है। तो शेषनाग झील से किस नदी का उद्गम हो रहा है? झेलम। अब देखो, ये भारतीय दृष्टि से या हमारे ज्योग्राफी के हिसाब से थोड़ी इंपॉर्टेंट नदियां हैं। इनका भी उल्लेख आपका किसमें? ऋग्वेद में मिलेगा आपका। तो झेलम का जो पौराणिक नाम उसमें मिलता है, वो नाम क्या मिलता है? वितस्ता। वितस्ता। ठीक है। आपने कभी सुना होगा कि जो सिकंदर जी आए थे, सिकंदर आते हैं और भारत में किससे लड़ते हैं? राजा पोरस से लड़ते हैं। तो उनके बीच एक युद्ध होता है, हाइडे स्पीच का युद्ध। तो हाइडे स्पीच, अब देखिए जो यूनान के लेखक यहाँ आए होंगे, उन्होंने तो झेलम नहीं कहना था, ना ही वितस्ता कहना था, उन्होंने तो अपनी लैंग्वेज में कुछ ना कुछ कहना था। तो उन्होंने झेलम नदी को ही क्या कहा है? हाइडे स्पीच कहा है। तो हाइडे स्पीच का युद्ध यानी कि वितस्ता का युद्ध इसी के किनारे हुआ था, राजा पोरस और सिकंदर के बीच में। ये याद रखना। तो झेलम नदी का उद्गम कहां से हो रहा है? शेषनाग झील से। तो यहां से ये नदी निकलती है। इसमें एक इसकी इंपॉर्टेंट सहायक नदी है, नदियां बहुत मिलती है लेकिन एक इंपॉर्टेंट सहायक नदी है, वो नदी का नाम है किशनगंगा। अब एक्चुअल में जो ये किशनगंगा है, इस किशनगंगा का उद्गम भी कहां से हो रहा है? आपका पाकिस्तान के क्षेत्र से हो रहा है। और पाकिस्तान में इस किशनगंगा को किस नाम से जाना जाता है? नीलम नदी के नाम से जाना जाता है। भारत में आते ही इसका नाम क्या पड़ जाता है? किशनगंगा। जो आप पीओके वाला क्षेत्र बोल रहे हो वहां। तो कभी आए किशनगंगा परियोजना, तो किशनगंगा परियोजना याद रखो भैया, इसी नदी पे होगी। अब किशनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो कोई गंगा यमुना की मत कर देना। किसकी सहायक नदी है? झेलम की सहायक नदी है। अब झेलम नदी आगे बढ़ती है तो आपने एक झील का नाम सुना होगा, वुलर झील, जम्मू कश्मीर में है। वुलर झील इसी के द्वारा ही निर्मित है। और ये जो वुलर झील है, ये गौखुर झील का उदाहरण है। गौखुर का मतलब क्या हो गया? मान लीजिए कोई नदी का प्रवाह क्षेत्र कुछ इस तरीके का है, इस तरीके से बह रही है, तो नदी लगातार अपने साथ अवसाद लेके आ रही है। कुछ टाइम बाद मान लीजिए उसने क्या कर लिया? अपना रूट चेंज कर लिया और वो इस प्रकार से सीधे बहने लगी, बीच में अवसाद भर गया। अब इधर ये पानी अलग हो गया। अब झील की परिभाषा क्या होती है? जो चारों ओर से स्थलखंड से घिरी हो उसे झील कहेंगे। मतलब ऐसा पानी जो चारों ओर से स्थलखंड से घिरा हो वो क्या कहलाता है? झील कहलाता है। इसका मतलब कि भैया अब नदी का मार्ग ये वाला हो गया और इधर वाला पार्ट क्या हो गया? अलग सा छूट गया। तो अब ये क्या हो गया? झील का आकार बन गया। ये इसको कहते हैं गौखुर झील। तो जो आपकी वुलर झील है, ये गौखुर झील का उदाहरण है। तो वुलर झील का निर्माण भी किस वजह से ही हो रहा है? झेलम नदी के वजह से ही हो रहा है। इसके अलावा एक और जगह का नाम सुना होगा आपने, श्रीनगर। श्रीनगर किस नदी के किनारे है आपका? श्रीनगर भी आपका झेलम नदी के किनारे ही है। अब ये नदी आगे पहुंचती है तो एक जगह कौन सी? झंग। यानी कि अब ये नदी पाकिस्तान में एंट्री कर जाती है। यानी कि ये जो झंग नाम की जगह है ये पाकिस्तान में है। ठीक है। तो पाकिस्तान में झंग नाम की जगह में इसमें एक और इंपॉर्टेंट नदी आके मिल रही है। वो कौन सी है? चिनाब नदी।
तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी हम जिसको कहते हैं वो चिनाब नदी है, और इस चिनाब नदी का उद्गम भी कहाँ से हो रहा है? भारत से ही हो रहा है। भारत में कहाँ से? तो जो आपका तंडी क्षेत्र है, एक तंडी केलांग की पहाड़ियां हैं, तंडी वाला क्षेत्र है, यानी कि हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है बाड़लाचा दर्रा, वहां पर तंडी के पास से ही दो जलधाराएं निकलती है आपकी, एक है आपका चंद्रा और एक भागा, यानी कि चेनाब का उद्गम आपका हिमाचल प्रदेश से हो रहा है, और दो धाराएं निकल रही है, कौन कौन सी? चंद्रा और भागा। तो ये दोनों जब मिलती हैं तो हिमाचल में इसको चंद्रभागा नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद इस नदी का नाम क्या हो जाता है? चिनाब हो जाता है। तो सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? सिंधु की चिनाब है। तो चिनाब नदी आगे बढ़ती है, झेलम नदी ऊपर से आ ही रही है, तो कहाँ पे? झंग नाम की जगह में झेलम और चिनाब दोनों का क्या हो जाता है? संगम हो जाता है। उसके बाद ये नदी चिनाब के नाम से ही आगे बढ़ती है। फिर जब ये चिनाब नदी सराय सिंधु नाम की जगह में पहुंचती है, कौन सी जगह में? सराय सिंधु नाम की जगह में, इसमें एक और नदी आके आपकी मिल रही है, कौन सी? रावी। तो जब हिमालय के कुछ श्रेणियों के बारे में बात करते हैं, हिमालय को हमने बहुत पार्ट में बांटा है, काराकोरम, पीर पंजाल, जास्कर, धौलाधर, इन श्रेणियों में बांटा हमने, ठीक है। याद रखेंगे हम किन किन श्रेणियों में बांटा है। तो उनमें से अगर बात की जाए रावी, तो रावी आपका पीर पंजाल और आपका कौन सा? धौलाधर श्रेणी के बीच में बहने वाली नदी आपके कहां से? रोहतांग दर्रे के किनारे से या रोहतांग दर्रे से होते हुए आपकी ये नदी निकल रही है। आपने चंबा का नाम सुना होगा, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू पहाड़ियों का नाम सुना होगा, वहां से इस नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। इस नदी का नाम भी आपका क्या? ऋग्वेद में उल्लिखित है। ऋग्वेद में, यानी कि इसका पौराणिक नाम क्या हो गया? परुषणी, ठीक है। चिनाब की बात करेंगे तो चिनाब का भी हमें पुराणों में नाम मिलता है, क्या नाम मिलेगा आपका? अस्किनी नाम मिलेगा। तो इनको नामों को भी हम याद करते हुए चलेंगे। तो रावी नदी आपके सराय सिंधु नाम की जगह में किससे मिल जाती है? चिनाब नदी से मिल जाती है। उसके बाद चिनाब नदी आगे पहुंचती है और कौन सी जगह में? एक जगह पड़ती है पाकिस्तान में ही, बहावलपुर। देखो इन सारी नदियां जो मिल रही हैं ये सारी पंजाब में ही मिल रही हैं, ठीक है। बहावलपुर में चिनाब नदी से आकर एक और इंपॉर्टेंट नदी आके मिलती है, वो है कौन सी? सतलज नदी। कौन सी नदी है? सतलज नदी। अब देखो सतलज नदी की हमने बारे में बात की थी कि जो सतलज नदी है ये भी पूर्ववर्ती नदी है, और इसका उद्गम भी कहां से हो रहा है? कैलाश क्षेत्र से ही हो रहा है। तो मानसरोवर झील के पास एक ताल है, कौन सा? राकस ताल, या इसको क्या कहते हैं? राक्षस ताल कहा जाता है। इस क्षेत्र से, यानी इसका उद्गम भी कहां से हो रहा है? तिब्बत से हो रहा है, ठीक है। तिब्बत में इसका भी अलग कोई नाम होगा। तिब्बत में क्या नाम से जाना जाता है? लोमजेंग या लोमजेंग खानबाव। सतलज नदी को तिब्बत में लोमजेंग खानबाव नदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो भारत के हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा पड़ेगा आपका, कौन सा? सीप किला दर्रा। कौन सा दर्रा? सीप किला दर्रा जो है, सीप किले दर्रे से यह भारत में एंट्री कर जाएगी हिमाचल प्रदेश से। तो याद रखिएगा सतलज नदी भारत में कहां से एंट्री कर रही है? सीप किला दर्रे से एंट्री कर रही है। उसके बाद एक और चीज याद रखिएगा, सतलज नदी पंजाब में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, ठीक है। अब ये सतलज नदी जब आगे बढ़ती है तो पंजाब में एक जगह है कपूरथला। देखिए भारत में एक क्षेत्र का नाम आपने सुना होगा, राजस्थान। राजस्थान में पानी कमी तो बहुत पहले से ही है, मरुस्थल क्षेत्र है, थोड़ी समस्या है। तो 1948 की बात रहती है, बीकानेर जो जगह पड़ती है आपके राजस्थान में, वहां के एक राज्य सचिव रहते हैं जिनका नाम था कंवर सेन। क्या नाम रहता है? कंवर सेन। वो एक विचार देते हैं। विचार क्या देते हैं कि क्यों ना जहां पर ये सतलज नदी यानी कपूरथला वाला क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर एक नदी और आके मिलती है व्यास नदी, यहां से क्या किया जाए? एक नहर निकाल दी जाए। और उसी नहर को आगे किस नाम से जाना गया? इंदिरा गांधी नहर। तो अभी हम इसको आगे पढ़ते हैं। पहले हम ये पढ़ते हैं कि भाई जो सतलज नदी है वो कहाँ पे आपके? कपूरथला में पहुंच गई है। कपूरथला में इसमें एक और नदी आके मिल रही है, कौन सी? व्यास नदी। अब आपको याद रखना है व्यास नदी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि व्यास नदी का उद्गम ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में ही रोहतांग दर्रे के पास से ही ये नदी का उद्गम हो रहा है।
और ये याद रखना, देखो बाकी सारी नदियां आपके पाकिस्तान में एंट्री करेगी, व्यास एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम भी भारत में होता है और जिसका समापन भी कहाँ हो रहा है, भारत में हो रहा है, यानी कि भारत से बाहर नहीं जाती। बाकी नदियां उद्गम भारत में हो रहा है लेकिन कहाँ जाके रही है, पाकिस्तान चली जा रही है। लेकिन व्यास नदी एकमात्र नदी, उद्गम कहाँ है, भारत में है और समापन भी कहाँ हो रहा है, भारत में ही हो रहा है। ये कपूरथला पंजाब में किससे मिल जाती है, सतलज नदी से मिल जाती है। यहीं पर क्या किया गया कि भाई अब नहर बनानी थी, विचार दिया था किसने, कंवर सेन ने। तो यहां पर पानी को रोकने के लिए, अब देखो मुख्य नदी से एक नहर निकालनी तो पहले पानी को रोकना पड़ेगा, कुछ पानी उस नहर में डालना पड़ेगा, उसके लिए बैराज की जरूरत होती है। तो उसके लिए क्या बनाया गया, बैराज। तो कौन सा बैराज बनाया गया, हरिके बैराज 1952 में बनाया जाता है। कौन सा बैराज, हरिके बैराज। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ है कि इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभिक बिंदु कहाँ है, यानी कि शुरुआत कहां से होती है। तो कहां से होती है, आपके हरिके बैराज से होती है, यानी कि पंजाब से होती है। वहीं से ही आपकी एक नहर निकाल दी गई, कौन सी, इंदिरा गांधी नहर। तो देखिए उसके बाद 31 मार्च 1958 को इसका उद्घाटन किया गया, ये याद रखिएगा, ठीक है। विचार किसने दिया था, कंवर सेन ने दिया था 1948 में, हरिके बैराज 1952 में, और इंदिरा गांधी नहर का निर्माण, उद्घाटन कब हुआ, 31 मार्च 1958 को, याद रखना। लेकिन उस टाइम पे इसका नाम इंदिरा गांधी नहर नहीं था, उस टाइम पे इसे किस नाम से जाना गया, राजस्थान नहर के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया, राजस्थान नहर के नाम से जाना गया। तो फिर ये नाम कब पड़ा इसका, 2 नवंबर 1984, क्योंकि 1984 का साल याद होगा आपको, इस साल इंदिरा गांधी जी की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो उसी साल इस नहर का नाम क्या रख दिया गया, इंदिरा गांधी नहर रख दिया गया। तो याद रखना, इंदिरा गांधी नहर इंपॉर्टेंट है, 649 किलोमीटर इसकी लंबाई है, वो सबसे ज्यादा राजस्थान में है, ठीक है, पंजाब राजस्थान में बहती है। अब राजस्थान के लिए पानी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स इसको कह सकते हैं, इसलिए उसको राजस्थान में, यानी कि इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान में मरुगंगा भी कहते हैं। बहुत सारी वितरिकाएं बना रखी हैं और आजकल एक नई वितरिका बनी है, उसका नाम किसके नाम पे रख रहे हैं, बाबा रामदेव के नाम पे, ठीक है। बट वो याद रखने की जरूरत नहीं है, बस अभी ये याद रखेंगे आप कि राजस्थान में इसे क्या करें, मरुगंगा। तो हमने ये बात कर ली, जो व्यास नदी आई वो कपूरथला में किस में आके मिल गई, सतलज में। फिर ये नदी सतलज के नाम से ही आगे बढ़ी और बहावलपुर नाम की जगह में आके ये किससे मिल जाती है, चिनाब नदी से। तो जब ये सारी की सारी, ये पांचों की पांचों नदियां यहाँ पर मिल गई, देखो चिनाब के नाम से सारी की सारी आगे आई, फिर आपकी सतलज भी बहावलपुर में मिल गई, उसके बाद इसे क्या कहा गया, पंचनद कहा गया, ठीक है। उसके बाद क्या कहा जाता, पंचनद। और कुछ लोग ये भी मानते कि पहले के टाइम में इसको सतनद भी कहते थे या सप्तनद, जब उसमें इन काबुल को भी जोड़ा जाता था, इन कुर्रम को भी जोड़ा जाता था। लेकिन अब क्या कहा जाता है, पंचनद, यानी कि पाकिस्तान में इसको आगे पंचनद के नाम से, कब, जब चिनाब और ये सारी की सारी बहावलपुर में मिल जाएंगे, तब ये क्या है, पंचनद। और उसके बाद ये बहती बहती कहां पर, मिठन कोट या मिठान कोट या मैठन कोट। तो आप मैठन कोट याद रखो, कहाँ होगी ये जगह, पाकिस्तान में होगी, सारी जगहें पाकिस्तान में पड़ रही हैं। तो मीठन कोट में ये पंचनद किससे आके मिल जाता है, सिंधु नदी से मिल जाता है। और सिंधु नदी फिर आगे चलकर कराची के पास बड़ा सा डेल्टा बनाती है और अपना जल कहाँ गिरा देती है, अरब सागर में। देखिए पहले ये कहा जाता था कि जो हमारा कच्छ का रण है, गुजरात की तरफ हम देखते हैं, जो कच्छ का रण है किसके लिए फेमस है, जंगली गधों के लिए फेमस है। तो कच्छ के रण में पहले ये अपना जल गिराती थी, लेकिन 1819 में एक भूकंप आया यहाँ पर, तो उस वजह से भुज जो हम जगह पढ़ते हैं, पिक्चर भी बन चुकी है उस पर, तो अब एक, तो भुज जो जगह है वहां पे कुछ प्राकृतिक बांध बन गए, जिस वजह से कच्छ के रण में क्या हो गया, पानी की कमी हो गई, पानी आना बंद हो गया, ठीक है, अवसाद ज्यादा भर गए। और इस नदी ने भी अपना थोड़ा सा रूट क्या कर दिया, चेंज कर दिया। इसका मतलब पहले ही अपना जल कच्छ के रण की तरफ गिराती थी अरब सागर में, लेकिन अब कराची के पास ही ये अपना क्या बना देती है, डेल्टा बना देती है, ठीक है। तो ये याद रखना। लंबाई की बात करें अगर हम इसकी, तो इसमें थोड़ा सा काफी विवाद चल रहा है। जो पुराने टाइम से, यानी कि 1909 से जो मान्यताएं हैं, कब से, 1909 में, जब से अंग्रेजों के टाइम से ये बात चली, उस टाइम पे जो इसके लिए डिटेल लिखी गई, वो डिटेल लिखी गई कि इस नदी की जो लंबाई है वो 2880 किलोमीटर है, और आपको काफी बुकों में मिल भी जाएगी, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे आपको पता है शोध होते रहते हैं, तो जो नया एटलस आया
उसमें जो इसकी लंबाई कही गई है वो कही गई है 3180 किलोमीटर। आपको दोनों याद रखते हुए चलना पड़ा। पुराने जितने भी सोर्सेज आपके पास होंगे उसमें 2880 होगा, जो एटलस वाले जो नए सोर्सेज होंगे उसमें कितना होगा, 3180 होगा। अब तो धीरे धीरे और भी रिसर्च इसमें होने लग गई, अब तो 3600 किलोमीटर इसकी लंबाई बता रहे हैं। ठीक है, तो ये तो आपको दोनों चीजें याद रखना। ये 1909 से तो 2880 ही चले आ रहा है, ये 2015 से आपका 3180 हो गया। ठीक है, अब भारत में अगर सिंधु नदी की बात करें तो भारत में सिंधु नदी की जो लंबाई 1114 किलोमीटर बताई जाती है। तो ये आपका क्या है, सिंधु नदी तंत्र है। इसके अलावा एक और चीज जो इसके बारे में हमें याद रखनी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में इसी सिंधु नदी के चक्कर में एक क्या होता है, समझौता भी होता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में इस नदी को लेके जो समझौता हुआ उसे क्या कहा जाता है, सिंधु नदी समझौता या सिंधु जल समझौता। तो जो सिंधु जल आप समझौता आपका हुआ ये कब होता है, 1960 में। अब देखो ये समझौता क्या है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, इस समझौते के तहत जो ये नदी पढ़ रहे हैं हम, कौन सी, व्यास, सतलज और रावी। ठीक है, कौन कौन सी, व्यास, सतलज और रावी। व्यास, सतलज और रावी नदी जो हम पढ़ रहे हैं, इन नदियों का 80% भारत यूज कर सकता है। इन नदियों का कितना प्रतिशत भारत यूज कर सकता है, 80, और पाकिस्तान 20%। ठीक है, तो ये 3 नदियां हो गई। बाकी जो है आपकी झेलम और चिनाब नदी और सिंधु नदी। कौन कौन सी, झेलम, चिनाब और सिंधु नदी। झेलम, चिनाब और सिंधु नदी, इसका 80% पाकिस्तान और 20% भारत यूज कर सकता है। तो ये सिंधु नदी समझौता है। याद आएगा कौन कौन सी दिया, ज्यादा टफ नहीं है, नीचे से याद रखो। अरे देखो क्रम से भी याद रखना बहुत जरूरी है। झेलम नदी, झेलम के बाद चिनाब, चिनाब के बाद रावी, रावी के बाद कौन सी, सतलज और व्यास। ठीक है, झेलम नदी पौराणिक नाम क्या है, वितस्ता। चिनाब नदी पुराणों में नाम क्या है, अस्कनी। रावी नदी पुराणों में नाम क्या है इसका, परुषणी। सतलज नदी पुराणों में इसका नाम क्या है, शत्रुदी। ठीक है, और व्यास नदी, व्यास का तो बहुत आसान है, बिपाशा। तो ये याद रखिएगा।